Good evening to all of you. गुड इवनिंग सर। इवनिंग सर। Good evening. कैसे हैं आप सभी? सब बिल्कुल बढ़िया। सब बढ़िया। Yes. गुड। मौसम कैसा है आपके इधर? सर आज तो बहुत बारिश हुई है, थोड़ा प्लेजेंट हो गया, अदरवाइज बहुत ह्यूमिड था। बारिश तो आज इधर भी हुई है खूब। हाँ, मैंने और सुना। मौसम भी खुला खुला है आज। मतलब बारिश के बाद ह्यूमिडिटी नहीं है। अच्छा, यहाँ है ह्यूमिडिटी। हाँ, आज यहाँ ह्यूमिडिटी कम है, बाहर निकल के अच्छा लग रहा है। हम्म तो चलिए ऑर्गेनन का रिमेनिंग पार्ट शुरू करते हैं। वी वर डिस्कसिंग एफोरिज्म नंबर 3। चलो अभी अब आपको एफोरिज्म नंबर 3 में आई थिंक लास्ट पार्ट रह गया था, ऑब्स्टेकल टू रिकवरी और ऑब्स्टेकल टू क्योर। अभी 2-3 मिनट के लिए एक स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, इसको आप लोग फोटो ले लेना, फिर स्क्रीन हटा देंगे क्योंकि एक ही पॉइंट को डिस्कस करेंगे, तो डायरेक्ट करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले आप ऑब्स्टेकल टू रिकवरी को आपने जहाँ तक कितना पढ़ा है वो सारा कुछ आपके साथ है। अब एक बार इस मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख लो और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? यहाँ पे जो चारों तरफ से जो घिरा हुआ है ऑब्स्टिकल्स के जो ब्रांचेस हैं, इसमें डिफरेंट कलर्स यूज हुआ है। इस कलर्स के डिफरेंशिएशन से कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है? एनीवन? ये ऑब्स्टिकल्स टू रिकवरी को पढ़ने के लिए बहुत अच्छे से आपको ये हेल्प करेगा, समझने के लिए भी। एंड अगेन I would like to emphasize you the first class of this aphorism, that is, along with this knowledge, it will also give you the indication of your scope and limitation. So anyone can explain somehow anything you are able to understand with this differences of color? सर ये जो ब्राउन शेड आपने लिया है सर, ये लैंड मतलब ब्राउन कलर नॉर्मली मैप्स में जब हम भरते हैं तो लैंड को रिप्रेजेंट करता है, तो ये ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल और सोशियो इकोनॉमिक वो सब स्टेटस उसी हिसाब से लिया गया है। कोई नहीं, हम सुन रहे हैं, आप बताते रहिए। ग्रीन वाइटल फोर्स, ये पेशेंट मेडिसिन डायनेमिक मॉडिफिकेशन एजेंट जो आपने लिया है ये सब वाइटल फोर्स से रिलेटेड है, इसलिए आपने पैरेट ग्रीन दिया है। और पैथोलॉजिकल एडवांसमेंट और ये जो इलेक्ट्रोजेनेसिस है ये बिकॉज ऑर्गन डैमेज मोर ऑफ द एलोपैथिक मेडिसिन और उस सबसे है, इसलिए आपने ये थोड़ा टूवर्ड्स द ऑर्गन जेनेसिस की तरफ है, तो आपने ये इस तरह से ग्रीन शेड लिया है। चलो और कोई? सर जो ग्रीन है उसमें लिखा है पेशेंट और डायनेमिक एजेंट, तो वो अंदर के जो ऑब्स्टेकल बता रहा है, और जो एकदम रेड है वो एकदम बाहर के ऑब्स्टेकल है, और जो बीच वाला है वो दोनों बाहर अंदर है, तो आउटर और इनर ऑब्स्टेकल को दिखा रहा है। चलिए, दो ऑप्शन मिले, और कोई? Anyone else from the audience?
जो ग्रीन शेड है सर उसे तो हम रिमूव कर सकते हैं, लेकिन जो जोग्राफिकल है, पॉलिटिकल है, उसे हटाना काफी मुश्किल है, इसलिए वो ग्रीन है और ये रेड। कौन बोल रहे हो आप? सर अमित रंजन। अमित रंजन जी, वाह क्या बात है, आपने दिल खुश कर दिया आज। द ग्रीन इज योर स्कोप as a physician. You have to find out your this aphorism is actually ordering you, telling you, advising you, suggesting you, directing you to do this. ये जो डार्क वाला है, जो आप थोड़ा सा मडी कलर जो देख रहे हो, these are the advancement where your scope is but not fully to be completed. और जैसा अमित रंजन जी ने कहा, नीचे वाला है आप जान तो रहे हो, कुछ कर नहीं सकते. You can identify, but unless or until and unless you will change your profession, you cannot help them out this condition. इस कंडीशंस में हेल्प करने के लिए फिर आपको प्रोफेशन बदल के वहां उतरना पड़ेगा, फिर उस फील्ड में जाइए और काम कीजिए. सो मेनी थिंग्स आर देयर, अभी हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे. तो ये अमित रंजन जी ने सही ऑब्जर्व किया है. ये एक कंप्लीट एक ऐसा ऑब्स्टेकल है दैट यू नो बट यू कांट डू. At least as a physician you are helpless. और इसी तरीके का ये एप्रोजम नंबर 3 को पढ़ने के लिए हम अक्सर एक सजेस्ट करते हैं कि एच ए रॉबर्ट्स में जाके डिफ्लेक्टेड करंट पढ़िए उस चैप्टर को, और वहां आपको मिलेगा कि आप उस करंट में, उस फ्लो में आपके चीजों के बीच बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी, बहुत सारे ऐसे लिमिटेशंस होंगे वेयर यू आर नॉट एबल टू. अब देखो बाद में लोग ज्वाइन कर रहे हैं, अनएबल टू ऐड देम, फिर स्क्रीन हटाना पड़ेगा. ठीक है. सो बहुत सारी चीजें हैं जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग, पॉलिटिकल सिचुएशन के अकॉर्डिंग, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेशंस के अकॉर्डिंग, अभी जब इसको डिस्कस करेंगे तो थोड़ा थोड़ा सा बताएंगे. जस्ट फॉर एग्जांपल, अब आप एक बहुत ही लो इनकम ग्रुप से कोई एक पर्सन है, लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर फैमिली, दे आर नॉट एबल टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ देयर फैमिली. फिजिकल लेवल पे अगर इतने सारे नीड्स अनडन हैं, अगर इतने सारे नीड्स उसके जो हैं वो बिल्कुल क्या डिमांडिंग बोला है, उनका? at that time if you आराम will है? advise them for balancing the life, for जी proper hygiene, for proper diet, हाँ, थोड़े दिन और ले लीजिए. तो वहां पे नेक्स्ट पहले टाइम आए तो वो बच्चे को लेकर आए. प्रॉपर डाइट अपना इंक्लूड करेगा वो, या पहले कम से कम भूख मिटाएगा. इफ ही इज नॉट एबल टू गिव दिस प्रॉपर डाइट, तो आपको याद रखोगे एफरोजम नंबर 7, causa occasionalis. If it is not fulfilling, what you can do?
और उसको क्या अचीव करने के लिए आप उसके उस सारे इकोनॉमिक क्राइसिस को आप क्या हटा सकते हो? यू कैन नॉट डू। सो ये 3 पार्ट में इसलिए बताया कि पहला जो आप अगर अभी ये वाली एफरिज्म को अगर हम सिर्फ बीएचएमएस कोर्स के अंदर पढ़ा रहे होते, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर वाले बच्चों को, देन आई वुड हैव मेंशन्ड ओनली दीज 3 पॉइंट, नॉट दिस मच। ठीक है, बट एज ए क्लिनिशियन you should know all this. Those who are going to appear in the exam and writing, again I am saying, they should stress on these 3 points only. But in your practical life, the utilization and the purpose of this aphorism, you have to know all this, and they all are a part of obstacle to recovery. इसका स्क्रीन ले लेना, अभी हम इसको हटाने जा रहे हैं। हटाने से पहले एक चीज पूछना चाहेंगे, एक कॉलम खाली रखा है, व्हाट? एनीवन? कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, आप गेस कर सकते हो। राइट आंसर फुल मार्क्स, रॉन्ग आंसर नो नेगेटिव मार्किंग। एनीवन? लो सब चुप हो गए, गेस करना है, गेस में क्या जाता है? फिजिक्स डिवीजन जो का लिखा हुआ है, क्या चीज? फिजिक्स कॉन्स्टिट्यूशन। आवाज क्लियर नहीं हुई। कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पेशेंट? वो तो इस जी पेशेंट सर। वाले, वो तो पेशेंट के ही पार्ट में आ जाएगा, कवर कर लेंगे। ये देखो यहाँ पे पेशेंट के जो लिखा है ना, इसमें सारा कुछ आ जाएगा उसका पार्ट। सर जेनेटिक या जीन्स? जीन्स जीन्स? जीन्स तो फिर पेशेंट का ही होगा ना, तो ये तो सारा उसी के पार्ट में आ जाएगा। सर फिजिशियन, सर डॉक्टर के लिए हम्म फिजिशियन हिमसेल्फ। फिजिशियन हिमसेल्फ? क्या बात है, आज तो बहुत तगड़ा तगड़ा शॉट लग रहा है उस तरफ से। इसको हमने इसलिए ब्लैंक रखा है कि हम दूसरों की तरफ तो उंगली उठाते हैं, अपनी तरफ वाला उंगली कहाँ जाएगा? प्रैक्टिकल पर्पस की बात कर रहे हैं। ऑर्गेनन में डायरेक्टली अगर देखोगे तो दिस इज नॉट डीलिंग विद दैट, बट फॉर ए प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन ऑफ दिस एफरिज्म, एक बार, एक झलक, एक नजर अपने ऊपर भी रख लेना चाहिए। जब किसी से कोई गिला रखना, सामने अपने आईना रखना। तो आप ऑब्स्टिकल ढूंढने, हम चारों तरफ तो ढूंढ रहे हैं, हो सकता है वो ऑब्स्टिकल का पार्ट हमारे अंदर ही तो नहीं है, एंड दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड nowadays. Why I'm saying nowadays? चलो अब स्क्रीन हटा दूं यहां से। बीच बीच में आप सिर्फ हमको पॉइंट्स ये बोलते रहना जिन लोगों ने फोटो ले रखा है, 1 by 1, ठीक है? Why I am saying nowadays it is very much required, because preparing yourself to be a doctor must be initiated from the day one. But what happened,
during the whole course of our college life, no matter it is BHMS, it is MD or XYZ, with very few exception, what I have realized is most of the time our motive is targeted, centered, almost towards exam only. हमको वहां पे सबसे ज्यादा रेस लगी रहती है, सबसे ज्यादा होड़ मची रहती है, सबसे ज्यादा एक एंटिसिपेशन, भीड़, डर बना रहता है, और टारगेट होता है एग्जाम पास करना. एंड सो फॉर द होल ईयर व्हाट वी डू is how to get marks, exam. चाहे वो यूजी पीजी हम दोनों की बात कर रहे हैं. तो ऐसे में ऑलवेज एक्सेप्शन इज देयर. ऐसे में वो जो बेसिक प्रिपरेशन होता है जो आपका आपके अपने ऊपर होना चाहिए, वो रह जाता है. और नतीजा ये होता है कि हम डिग्री बहुत अच्छी हासिल कर लेते हैं, मार्क्स बहुत अच्छा निकाल लेते हैं, स्किल हमारा रह जाता है. बिकॉज स्किल के लिए आपको अपने ऊपर वर्कआउट करना पड़ता है. वहाँ शॉर्ट नोट्स 4 साल का क्वेश्चन पढ़ लिया, 10 क्वेश्चन को अच्छे से निकाल लिया, पिछले 5 साल का क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो, ये नहीं होता. इवन आई विल से दैट फॉर द प्रैक्टिकल रीजन there is no syllabus, but for the whole year during our college life we are almost limited to the syllabus. ये दवाइयाँ हैं, इसको ऐसी पढ़नी है, ये चीजें हैं, ये ऐसी पढ़नी है, ये कंडीशंस है, इसको ऐसी पढ़नी है. प्रैक्टिकल लाइफ में ये सारा सिलेबस नहीं काम आएगा, या ये अधूरा काम आएगा, बेटर टू से. सो वहां पे बहुत सारी चीजें रह जाती है. एंड अगेन उस रह जाने का जो काम होता है, दैट इज योर प्रैक्टिकल स्किल. I'm again sorry to say, but many places I have found that students who have passed BHMS from first year to final year, even completed their internship, and they have not tackled at least even 100 case in the 5 year. खुद से 100 केस भी नहीं देखा है अगर 5 साल में, तो आप कितने फेमिलियर होगे जब आप क्लिनिक पे बैठ के केस टेकिंग करोगे, पेशेंट को देखोगे, जब उस फील्ड में उतरोगे. क्रिकेट को सिर्फ टेलीविजन पे देख के और क्रिकेट के बुक्स के नॉर्म्स को पढ़ के आप मैदान में कितना रन और कितनी सेंचुरी बनाने की आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हो खुद से. चाहे टेनिस बॉल हो या ड्यूस बॉल हो या क्रिकेट बॉल हो, मैदान में उतरोगे तो ही वो स्किल डेवलप होगा. देख के किताब पढ़ के नहीं आएगा. And if you have studied but you have not seen patient, then you will face difficulty in your clinic, and that difficulty tend the many students to change their pattern of profession. डिग्री ले लिया, किसी और जॉब में चले जाते हैं, डिग्री ले लिया, कहीं और चले गए. खैर अब ये मैटर अभी नहीं है यहाँ पे डिस्कस करने का. अगर इस जॉब में है भी, पढ़ भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, तो बहुत टाइम लगता है डेवलप करने में. इसके साथ जो दूसरा डिफिकल्टी है,
और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दौर के लिए, और वो ये है कि when you are attending someone, when you are going to learn your clinical practice, either in your OPD, your IPD, or someone's clinic, then the mentor you have chosen, what is the way of his practice? If he is doing classical homeopathy, then your bend of mind will be towards that. If he is not doing this, then it is very difficult to change your bend of mind. Even I see that if your mentor is using only centesimal, then you will have lots of difficulty in using LM potency. If at all your mentor is doing only with LM potency, then you have lots of hesitation with centesimal potency. If your mentor is open to both, then you have expertise in both. So I'm not mentioning any more details, but what type of association you have chosen is again develop your quality. And then if you are lacking in that, this sky color group, then rest of the limitation is matter of past. अब आपको यहाँ पे पहले उस चीजों को ही सुधारना पड़ता है। ये अक्सर कभी कभी वन साइडेड डिजीज पढ़ाते वक्त भी हम कहते हैं कि मेडिसिन का वन साइडेडनेस क्लियर हो सकता है, डिजीज का वन साइडेडनेस क्लियर हो सकता है, बट अगर फिजिशियन खुद वन साइडेड है तो क्या होगा? And again, it is also true that with few exception, again I will say, after getting your degree, we are anyhow involved in getting into bread and butter matter, and we cut off from the study. जबकि आफ्टर गेटिंग योर डिग्री सबसे ज्यादा पढ़ने की जरूरत पड़ती है क्लिनिक के लिए। यहाँ पे उसमें लगे रहने के लिए, जस्ट फॉर एक एग्जांपल, छोटा सा एक एग्जांपल देते हैं। सपोज कर लो इंडियन क्रिकेट टीम में आने के लिए सचिन तेंदुलकर ने मेहनत की बहुत सारी, सिलेक्ट हो गया, खेलना शुरू कर दिया, तो उसके बाद उसने अपना प्रैक्टिस तो छोड़ दिया होगा, जो नेट प्रैक्टिस कर रहा होगा, जो एक्सरसाइजेस कर रहा होगा, जो फिटनेस मेंटेन कर रहा होगा, वो तो सब छोड़ दिया होगा। क्यों? वो तो इंडियन टीम में आ गया। अब तो उसको कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, अब तो उसको नेट प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, अब तो उसको कोच और मेंटर की जरूरत नहीं है। व्हाट डू यू थिंक? और जवाब अगर आपको मिल जाए तो फिर देखो खुद को कि डू यू हैव, आर यू डूइंग द सेम वे? पास करने के बाद आज भी आप अपनी किताब पे पैसा और टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो? और अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि हमने सीखने का प्रोसेस 10 साल पहले छोड़ दिया, 5 साल पहले छोड़ दिया, और 5 साल पुराना गैजेट कब तक काम आएगा? नोकिया भी हर साल अपना एक अपडेट कर लेता है, आईफोन का भी अपडेट आ जाता है, और अगर आप अच्छे से देखोगे तो आईफोन वाला अपडेट 2 मॉडल के बाद जो उसका 3 मॉडल बैक होता है, वो बिल्कुल कौड़ी के भाव जिसको बोलते हैं ना, ऐसे यूजलेस, उसका 10% भी वैल्यू नहीं रह जाता। और हमको वैल्यू में रहने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? That is again a part of our limitation. That is again a part of our obstacle. हर घड़ी
चश्मे खरीदार में रहने के लिए, हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ न कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए. And so you have to be always in a current mode to compete every situation, to be updated. And for this, there is no other shortcuts. And for this, there is no 5-year question bank preparation. खैर, छोटा सा आपने बता दिया, ये 2 पार्ट है लिमिटेशन का, बट इसमें बहुत सारे कुछ और भी आते हैं दैट यू हैव टू चूज. इसके अंदर पे ऑफ, देखो एक और चीज हम जस्ट सिंपल कहना चाह रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, पढ़ने के टाइम हमारा टारगेट क्या होता है. हम सपोज एक मेटेरिया की बात करें, हमने एक मेडिसिन में ये देख लेते हैं कि इसमें ये क्या क्या आता है. इसका डायरिया पूछा जाता है, इसका कॉन्स्टिपेशन, इसका फीवर, एक उसका जेड. और सपोज कर लो बहुत अच्छा से पढ़ा भी, तो हमने उसको रट लिया, उसको याद कर लिया, चले गए, निकल गए, निकाल लिया. बट डज दैट मीन कि हमने अगर वो कॉन्स्टिपेशन, अल्कोहलिज्म, बैकएक और पढ़ लिया, डायरिया पढ़ लिया, तो इससे नक्सोमिका कंप्लीट हो गया? या इस तरह की दवाइयाँ कुछ और XYZ अगर वो पढ़ लिया? बिकॉज उस एग्जाम के टाइम में हम वहां पे स्टडी पे हमारा वही जोर होता है कि इस मेडिसिन में क्या क्वेश्चन आता है, फिर वही होता है एग्जाम, और हम उसको पढ़ लेते हैं. क्या क्वेश्चन आता है, बस वही टारगेट होता है. इस मेडिसिन में क्या क्या पेशेंट ठीक होता है, ये तो तब होगा ना जब आपका आईपीडी में इंटरेक्शन होगा, जब आपका ओपीडी में इंटरेक्शन होगा. ये तो तब होगा जब आपके आईपीडी में और ओपीडी में पेशेंट का फ्लो होगा. ये तो तब होगा जब आप आईपीडी ओपीडी में जाके पेशेंट देखोगे. ये तो तब होगा जब इंटर्नशिप में आप खुद प्रिस्क्राइब करके आपने कुछ 100 पेशेंट देखे हैं, 2-4 हजार पेशेंट देखा है. आप एक साल में एक लिमिटेड ऑप्शन भी करके देख लो ना. अगर आप पर डे 20 पेशेंट भी देखते हो, तो आप जोड़ लो 365 दिन में कम से कम कितना पेशेंट देखना चाहिए, मिनिमम की बात बता रहे हैं, 20-25. अब 8 घंटे में अगर 20-25 पेशेंट भी ना देखो तो क्या देखा, फिर तो बैठ के. और जब हम पूरे 5 साल में भी अगर 100 पेशेंट खुद से ना देखें, then we cannot claim ourselves to fit for beginning the practice. फिर वैसे में तो वही कहेंगे कि आप पहले असिस्ट करो, कहीं पे एक्सपर्टाइज लो. और इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है कि अगर आप इनिशियल क्लिनिक करने बैठे हो और उस टाइम आपने अपना एक ऑरा अगर पेशेंट पे नहीं दिखाया, उस टाइम पे बहुत लड़खड़ाते हुए वाले रहे, तो ये लगभग किसी किसी का तो पूरी उम्र, बट मेजोरिटी में आधी उम्र आपका वही इमेज बना रह जाएगा सामने. जितने अच्छे से प्रिपेयर्ड वे में आप अपने आप को लॉन्च करोगे, उतना अच्छा प्रिपेयर्ड एक्सप्रेशन आपका सोसाइटी में इम्पैक्ट जाएगा. और इसी इम्पैक्ट को बोलते हैं कि आपका जो बोलते हैं ना, फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या था, आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या था, वो इंप्रेशन बहुत दूर तक बना रह जाता है और बहुत देर तक बना रह जाता है. और उस इंप्रेशन को काटना भी बड़ा मुश्किल होता है. लेकिन इसमें और डबल टाइम लगता है. इसलिए साइड वाइज चाहे जितना भी जो बोलते हैं ना, एक बिगिनिंग प्रैक्टिस करो, बट जब एक क्लिनिक पे अच्छे से लॉन्च करो, उस टाइम पे एक बड़ा इम्पैक्टफुल लॉन्च होना चाहिए. और वो इम्पैक्टफुल का मतलब एक तो हो जाता है आपका डेकोरेटिव अटैचमेंट, बट एक हो जाता है आपका कंटेंट क्या है, आपका इनर क्वालिटी क्या है. वो इनर क्वालिटी जो है ये ज्यादा मायने रखता है. डेकोरेटिव वाला फिर कुछ दिनों में वो पता चल जाता है सारे पेशेंट को भी कि यहाँ डेकोरेशन ज्यादा है या कंटेंट एक्चुअल है. और फिर कंटेंट कोई घोल के तो पिला नहीं देगा.
आपको अगर अपना बाइसेप बनाना है तो किसी दूसरे के डंबल उठाने से तो बनेगा नहीं, तो डंबल उठाने का कष्ट तो खुद ही करना पड़ेगा। एंड अगेन दैट लीड्स टू गो फॉर द स्टडी। उसके बाद बहुत सारे जगह पे देखते हैं कि जब पढ़ना है तो विच टाइप ऑफ बुक, व्हाट सीरीज ऑफ बुक, किसके बाद कौन सा, किसके साथ कौन सा, किसके आगे कौन सा, किसके बाद कौन सा, ये बड़ी सारी चीजें प्रैक्टिकल है जो कॉलेज लाइफ में नहीं होती। वहां सिर्फ एक ही होता है, कौन सा कितना मार्क्स मिलेगा, कहाँ कितना पढ़ना है, उससे काम चल जाएगा। सो दीज ऑल आर अ डिफरेंट वे ऑफ योर ओन प्रिपरेशन दैट यू मस्ट हैव टू टेक। चलो, इसमें बहुत सारा कुछ है, कभी दिल करेगा तो अलग से इसके ऊपर भी लेंगे एक सेपरेट प्रोग्राम। अभी इस एफ्रिजन से रिलेटेड हम बात करते हैं। सो पहला पॉइंट हमने उस पर क्या लिखा था, ऑब्स्टेकल इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन। कैन एनीवन टेल मी व्हाट कुड बी ऑब्स्टेकल इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन? एनीवन? थोड़ा थोड़ा इंटरेक्ट करते रहो तो हमको भी पता चलेगा, जीते जाते लोगों के साथ हैं। The choice of medicine is wrong. वो तो फिर फिजिशियन वाले पार्ट में ही आ जाएगा, वो फिजिशियन वाले पार्ट में ही आ जाएगा। सर ट्रीटमेंट के टाइम पे कोई लाइक सप्रेसिंग मेडिसिन जैसे ऑइंटमेंट्स वगैरह यूज कर देते हैं पेशेंट्स? अभी वो भी बाद में, हम बहुत प्रैक्टिकल वे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। सपोज कर लो, फॉर एग्जांपल, आप बहुत स्पेसिफिक नाम मत बोलना बिकॉज पब्लिक डोमेन पे हम वो नहीं करना चाहते, बट एक इशारा समझना। सपोज कर लो यू आर गोइंग टू ओपन योर क्लिनिक, ठीक? तो आप अपने यहाँ मेडिसिन का स्टॉक रखोगे। आप कंपनी का नाम मत कोई बोलना, आप कौन सी कंपनी चूज करोगे? नाम नहीं बोलोगे बट प्लीज, आप कौन सी कंपनी चूज करोगे एंड ऑन व्हाट बेसिस यू विल डिसाइड दिस? बात समझ में आ रही है? यस सर। आपको नहीं लगता कि मेडिसिन यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल है? हम सारा चीज ठीक कर रहे हैं, सब नॉलेज आपका ठीक है, एवरी पैरामीटर इज ठीक, बट आप जहां दवाई यूज कर रहे हो वो अगर कंपनी सब स्टैंडर्ड मेडिसिन प्रोड्यूस कर रहा है, देन व्हाट? वो कंपनी ही ब्रानिया रस्टस के बदले में दोनों में अल्कोहल ही भर के दे दिया आपको, व्हाट यू विल डू? तो अगर आप चूज करने जा रहे हो सबसे पहला, तो कहीं ना कहीं कंपनी को जब आप डिसाइड करते हो तो उसकी वैलिडिटी आप किसी ना किसी सोर्स से जज करके तो आए हो। और अगर कहीं से कुछ भी जज नहीं किया तो फिर आप वो वाला जाओगे जो कॉमनली लोग करते हैं, कौन सा कंपनी कितना % डिस्काउंट देता है जी। और ये सबसे थर्ड ग्रेड एटीट्यूड है होम्योपैथिक फिजिशियन का, खास के वो जो क्लासिकल वे में पैटर्न करते हैं, उनको तो कभी ये डिस्काउंट के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। 100 200 400 की मेडिसिन मैक्सिमम बता रहे हैं, ऐसे तो आती 60 70 से शुरू हो जाती है एक फाइल, इसमें आप 30% डिस्काउंट लेके क्या करोगे यार? चूज द क्वालिटी। हमको नहीं लगता कि आप एक पेशेंट भी अगर देख लोगे तो इस दवाई का सारा कॉस्ट मैनेजमेंट निकल जाएगा, और आप तो बरसों रखोगे एक फाइल को, इसमें भी 30% का और क्या लगाना? चूज द बेस्ट। आप एक और छोटी सी बात बता रहे हैं, आई हैव रियलाइज्ड certain pharmaceutical companies who have very good quality of producing high potencies, and certain group of companies who have very good quality production in low potency.
This is again very important, that what type of preparations you are going to use. Which type of pharmaceutical company you will select? What is your selection criteria? Because जितना भी मेहनत कर लो, अगर यही सोर्स खराब है तो फिर क्या? आपने ये मटेरिया पढ़ लिया, वो ऑर्गेनन पढ़ लिया, ये पीओएम पढ़ लिया, वो एक्सवाई पढ़ लिया, और जो दवाई की शीशी लाए वही अल्कोहल से भरी हुई सिर्फ, then what? Isn't no obstacle? So सब स्टैंडर्ड क्वालिटी। दूसरा आ जाता है इसी के चीज में, ये भी क्वालिटी के अंदर ही आ जाता है। आप बहुत सारे चीजों को देखोगे, दोज हु आर प्रिपेयरिंग द मेडिसिन, अगर आपने फार्मेसी पढ़ा है, फार्माकोपिया का थोड़ा सा नॉलेज है, तो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ मेडिसिन, सर्टेन मेडिसिन्स आर वेरी स्पेसिफिक रिलेटेड टू द पार्ट्स। कौन सा पार्ट इसमें यूज होगा, ऐसा नहीं कि एक है तो सब चीज सब में यूज हो जाता है। किसमें फ्लावर यूज होगा, किसमें रूट यूज होगा, किसमें होल यूज होगा, ये भी बहुत सारे जगहों पे बड़ा डिस्प्यूटेड होता है। आप उठा के उस कंपनी का डिटेल्स पढ़ के देखोगे, बैकग्राउंड में सर्च में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन से सीजन में कलेक्ट किया गया है। इस पे भी बहुत सारे मेडिसिन का इफेक्ट डिफर हो जाता है। आप एक बात बताओ, हनीमैन के टाइम पे सोरिनम प्रिपेयर्ड हुआ था। आर यू एग्री विथ मी और नॉट? अरे हाँ या ना बोल दो। सोरिनम हनीमैन के टाइम पे प्रिपेयर्ड था या नहीं? फिर सब चुप। लोग कहते हैं हनीमैन ने कितना मेडिसिन प्रूव किया। व्हाट इज द आंसर? द नंबर ऑफ मेडिसिन प्रूव्ड बाय हनीमैन, प्रूव्ड बाय हनीमैन्स टाइम, यू कैन से। एनीवन? सर 99 सर, 99 सर। 99। ये 99 वो है जो पब्लिश्ड हुआ है, बट 100 है, और वो 100 में जो 100वां है दैट इज सोरिनम। एंड इस सोरिनम का इंडिकेशन आप देखोगे ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में भी लिखा हुआ है सोरीन के नाम से, देखना। हनीमैन के क्रोनिक डिजीज में जो सोरा का सिम्टोमेटर जो लिखा हुआ है, उसमें सल्फर के अलावा सोरिनम का भी इंडिकेशंस है। सो इट वाज एक्चुअली 100 in which 99 was published, sorinum was not published at that time. खैर हम अभी उस नंबर पे नहीं जाने, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अब हनीमैन ने उस टाइम सोरिनम किस डिकेड मैटर ऑफ एनिमल प्रोडक्ट से बनाया होगा। चलो XYZ कुछ भी रहा होगा, तो कितना बल्क में बनाया होगा? वो स्टॉक जो प्रूविंग में आया, अब वो वाली मेडिसिन कितने कंपनीज के पास होगी? बाद में जिन लोगों ने अब सोरिनम का प्रिपरेशन लिया, अब उन्होंने क्या यूज किया? बेसिक मैटर। स्केबीज का वो जो वेसिकल्स कहते हैं उससे बनाते हैं। हाँ, तो हनीमैन ने कितने अमाउंट में बनाया होगा उस टाइम? सर अपने यूज के लिए बनाया होगा, फिर बैक पोटेंसी चलती है तो फिर अब ये इतने सारे वर्ल्ड वाइड वही बैक पोटेंसी फैल गई।
नहीं सर, नॉट पॉसिबल। अगर वही फैल जाती तो फिर आज तक सारे दवाइयों का एक बार बन गया तो उसका उसका मदर रूट तैयार करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आज हर कंपनी हर दवाइयां का मदर रूट प्रिपेयर कर रहा है ना, अपना फार्मेसी बना रहा है ना, अपना हार्बेरियम बना रहा है ना। तो अब वो बेसिक सोर्स कहाँ चला गया? फिर बाकी जो डिफरेंसेस आएंगे वो कहाँ से आए? थायरॉयडिनम आप यूज कर रहे हो, ओरिजिनल थायरॉयडिनम किसके थायरॉयड ग्लैंड का एक्सट्रैक्ट था? शीप का तो शायद काफ। और उसके बाद बाकी जगहों पे क्या वही चीज मेंटेन हो रहा है? पता नहीं सर। Even aconite have its different species, और उसमें भी बहुत सारे जगहों पे देखोगे एक नेपेलस के बदले में कुछ और यूज कर रहे हैं, कहीं पे कुछ और यूज कर रहे हैं। सिम्टोमेटोलॉजी गेट्स डिफर। अभी जस्ट जो लोग अभी मेरे साथ रहते हो क्लिनिक पे, आप सभी लोग, एक दवाई यूज होती है कॉर्टिजोन। कॉर्टिजोन पोटेंसी में अवेलेबल है, बहुत सारे कंपनी में यूज होता है। आप बहुत सारे किताब में देखोगे उसी कॉर्टिजोन के साइड में लिखा हुआ है एड कॉर्टेक्स। I use ad cortex that was prepared by a company in West Bengal under the direction of Dr. Gyan Majumdar. And that preparation is very different. And I don't mix the cortisone and ad cortex. हमारा ad cortex हमेशा ही अलग होता है। अब अभी तक तो चल रहा है, पता नहीं और कितने साल चलेगा, क्योंकि अब रिसेंटली उस कंपनी ने जहां से बनाया था उसके पास स्टॉक लूज हो रहा है, अब वो सेल नहीं कर रहे वैसे ओपनली। कलकत्ता में टीपू सुल्तान मस्जिद के पास वो उसका शॉप है, एंड उसी के पास सिर्फ वो डॉक्टर ज्ञान मजूमदार के डायरेक्शंस वाला एड कॉर्टेक्स है। एंड आई हैव नोटिस्ड डिफरेंट इन एक्शन फ्रॉम दिस एड कॉर्टेक्स and the cortisone of different other company. सो मेडिसिन, अब इसके ऊपर बहुत सारा एग्जांपल है। फिर हम हाइपोफाइसिन एक यूज करते हैं, आप नाम सुना हाइपोफाइसिन? यस सर। और किसी ने? Hypophysin is one of the very good medicine for allergic condition. You can say it homeopathic cetrazine. Very good, very effective, and not only reducing your respiratory allergy, Skin allergy. बहुत सारे conditions में, and I use it very randomly sometimes if not much indicated by any other characteristics of any other remedy, especially in metal allergy. कुछ मेटल वाला हार, बैंगल्स, कोई ऑर्नामेंट आप पहनते हो और उस जगह पे अगर वो एलर्जिक डेवलप होता है, यूज हाइपोफाइसिन। और उसका रिजल्ट देखना, और मिले तो हमको भी बताना, हमारा कन्फर्मेशन होता रहेगा। हमने तो अनगिनत टाइम पे उसको यूज करके देख लिया। Hypophysin is also a very important medicine for a chronic patchy tanning. टैनिंग समझते हो ना, वो काला काला पड़ जाता है, वो पैची टैनिंग। वो लगता है बट वो धूप का वहां पे बहुत इफेक्ट नहीं हो, इसलिए डायरेक्ट वो टैनिंग नहीं है, somehow it is disturbing your melanin functioning। और जिस तरह से वो जो क्लोएज्मा हो जाता है, निकल जाता है गालों पे,
उस तरह से मेल फीमेल इन एनीवन यू विल फाइंड पैची डिस्कलरेशन ऑन फेस, अराउंड द नेक, ऑन आर्म्स. Hypophycin is one of the very good effective remedy. Intense and dark tanning. Lighter tanning हो तो ट्यूबरकुलिनम बहुत अच्छा से काम करता है. ये बहुत इंटेंस होगा. You can say after when tuberculinum fails, hypophycin. अब खैर हाइपोफाइसिन का भी क्लास नहीं ले रहे हैं, वो लेकिन कभी. सो हाइपोफाइसिन देखोगे अब ये ना पिट्यूटरी के नाम से बहुत लोग इसको यूज कर लेते हैं. एंटेरियर पिट्यूटरी, पोस्टेरियर पिट्यूटरी. देखो हाइपोफाइसिन इज स्पेसिफिकली पोस्टेरियर पिट्यूटरी. Even anterior pituitary is not do the work what hypophycin will do. And even if you are completely using the pituitarinum, the whole, even this will not do the work what hypophycin will do. So मेडिसिन के सोर्स, मेडिसिन के प्रिपरेशन, इसके ऊपर सारा नजरिया, सारा रिजल्ट, सारा फेनोमेना बदल सकता है. If you are not very much specific for this, definitely this is the first obstacle to your success. और ये भी एक वजह था why Hahnemann has advised at his time that every physician must prepare their medicine themselves, must serve their medicine themselves. अभी हम तो सर्विंग वाली बात बाद में आएंगे. अभी तो हम सिर्फ बनाने के प्रोक्योर की बात कर रहे हैं. अभी सर्विंग वाले में आएंगे इस पे. Because when you are involved, चलो एक और छोटा सा एग्जांपल देते हैं. क्रिकेट से ही एग्जांपल दे रहे हैं. चलो चलो एक किसी भी अच्छे क्रिकेटर का नाम ले लो. सपोज धोनी. वो कौन सी दुकान से जाके अपना क्रिकेट का बल्ला खरीदता होगा? एनीवन? दुकान से नहीं लेता. किसी प्रोफेशनल जो मार्केटेड बनाते हैं. हाँ, वो डायरेक्ट उसके स्पेसिफिकेशन पे बनता है, पता है. यस सर. सचिन तेंदुलकर अपने डिफरेंट इनिंग्स के लिए डिफरेंट शॉट्स ऑफ बल्ला रखता है. वो मार्केट में नहीं मिलेगा. बल्ला रखने का मतलब देखोगे उसका स्पेसिफिकेशन होता है. कुछ बल्ले का हेवी वेट होता है, वो उसको हेवी वेट बल्ला बनाएगा. खास के जब वो टेस्ट मैच वगैरह खेल रहा होता है, वो एक डिफरेंट शॉट्स ऑफ बल्ला अपने ऑर्डर से उसके डायरेक्शन से बनता है. खैर छोड़, हम उस डिटेल पे नहीं जाएंगे. किसी बल्ले का हैंडल मोटा होगा, किसी बल्ले का हैंडल वो पतला करवाता है. कभी पे रूट पे, कहीं पे, मतलब वो ओपनिंग में अगर आ रहा है तो उसका प्रिपरेशन, उसका बल्ला एक डिफरेंट यूज होता है. अगर वो थर्ड डाउन पे आ रहा है तो वो अलग यूज होता है. अगर वो टेस्ट सीरीज खेल रहा है तो वो डिफरेंट यूज करता है. अगर वो 2020 खेल रहा है, वनडे खेल रहा है, तो वो डिफरेंट यूज करता है. उसके स्पेसिफिकेशन यूज होते हैं डिफरेंट. छोटे छोटे से इवन 50 ग्राम 30 ग्राम के वजन को मानी रखता है उसका, कि इतना वेट होगा. कंपनी में क्या बना हुआ बनाएगा, मिलेगा. अब कितना इंपॉर्टेंट है उसके लिए वो बल्ला, सचिन या धोनी के लिए. स्किल तो हो गया, मेहनत तो कर लिया, सारा कुछ कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया. बल्ला कितना इंपॉर्टेंट है. वेरी इंपॉर्टेंट सर. आप अपना बल्ला कहां से कितने ऑर्डर करके बनवा रहे हो, ये बताइए. 30% डिस्काउंट.
आप अपने बल्ले में फिर स्पेसिफिक होगे कि नहीं होगे? फिर आपको नहीं लगता है कि अगर हमको एसिड फॉस 18 यूज करना है और मार्केट में नहीं मिल रहा, 30 मिल रहा है, तो जहां से भी हो हमको वहां से ढूंढ के मंगवा के निकालना पड़ेगा विथ ऑथेंटिक प्रिपरेशन? यस सर। या नहीं, 36 तो 18 तो बनता नहीं है जनरली, तो हम तो 30 यूज कर लेंगे। अगर एसी होता तो फिर सचिन का ये स्पेसिफिकेशन नहीं आता ना। सीपिया 3C नहीं मिल रहा है तो हम तो चलो हम तो 30 यूज कर लेंगे। ग्रेफाइटिस 500 हम यूज करते हैं, अगर वो नहीं मिल रहा तो चलो 30 या 200 वन यूज कर लेंगे, जो मिलता है जो मिलता है। अरे हम बेगर्स की तरह वहां चॉइस ऑफ द फार्मासिस्ट के ऊपर क्यों डिपेंडेंट रहेंगे? इफ आई हैव स्पेसिफिकेशन, इफ आई हैव इट्स इंपॉर्टेंस, पहले तो वो भी जरूरी है, तो आई विल प्रोक्योर ऑल माई बैट विथ माई ओन स्पेसिफिकेशन। और उसके बाद ही मैच खेलने का मजा कुछ और है। नहीं तो चलो जो मिल जाए जी, तो फिर तो जो मिल जाए, सब ऊपर वाले के कर्म पे फिर निकलता रहेगा। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द मेडिसिन। एक तो जेन्युइनिटी मेडिसिन, मेडिसिन का प्रोक्योरमेंट, बट इसमें का स्पेसिफिक। हैव यू एवर यूज्ड एनीवन रस्टॉक्स 18? नो सर। जो लोग मेरे साथ रह चुके हैं उन्होंने तो देखा होगा। आई हैव यूज दिस रस्टॉक्स 18, very good result, especially in, you can say, toxicity of kidney. When your kidney is being tortured by antibiotics and painkiller, procure this medicine. If you have the case, use this medicine and let me know the result. Here in such cases, I have not got the equal result even either in idempotency or in 30, what I have got in 18C. This is another a part of your medicine obstacle. उसी मेडिसिन्स में अगर आप देखोगे, एक बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट अदर फैक्टर है जेन्युइनिटी प्रोक्योरमेंट। अब आ जाता है सर्व करने का। हैव यू चेक्ड at each level what actually you have prescribed the patient is receiving the same thing? What is the way the pharmacy is preparing for dispensing? I have seen many places, हम स्पेशली फिर वहां पे जगह का नाम नहीं बताना चाह रहे स्पेसिफिक किसी चीज के बारे में, कि एक दवाई थी फॉर एग्जांपल रस्टॉक्स। अब आप एक 5 ml के ग्लोब्यूल्स में उसको किसी दुकान से ले रहे हो, व्हाट दे आर डूइंग, वो एक ड्रॉप रस्टॉक्स का उसमें डाल देगा और बाकी RS डाल के उसको फुल कर देता है। हमने देखा कितने जगहों पे कि वो अपने दुकान में भी बड़ी बड़ी शीशी में इतना सा RS रस्टॉक्स अगर फॉर एग्जाम्पल रस्टॉक्स की बात करें डाल के, और बाकी में RS सिर्फ भर दिए रख दिया।
एटलीस्ट देखो, मेडिसिन मिनिमम वे में आरएस के साथ अगर वो मैच करेगा, मिक्सअप होगा, तो मेडिसिन की क्वालिटी वहां पे उसमें पावर इनहेंस हो जाएगा। बट कितना इसको आप दायरा को कितना लूज करोगे? एक ड्रॉप सपोज कर लो, आप बोलोगे कि पूरा पानी में उसका असर मिल जाएगा, तो हम कहते हैं कि अगर एक ड्रॉप आप 1 चम्मच पानी में डालो, 1 ड्रॉप आप आधे कप पानी में डालो, 1 ड्रॉप आप 1 गिलास पानी में डालो, 1 ड्रॉप आप इस 1 लीटर वाले बोतल में डालो, 1 ड्रॉप आप 1 बाल्टी वाले पानी में डाल दो, नहीं, और लंगर लगा के आप इसको बांटना शुरू कर दो, मतलब वो 1 बाल्टी में डाल दिया ना, 1 तो पानी में पूरा में मिल जाएगा, फैल गया, असर हो गया सबका। फिर जैसे बचपन में, मतलब बचपन क्या, अपने बीएचएमएस लाइफ में हम लोग, वो हमारे टीचर जो कहा करते थे कि ये डाइल्यूशंस होम्योपैथी में इस तरह से लोग कहीं कहीं पे कहते हैं और यूज करते हैं कि 1 ड्रॉप गंगोत्री में डाल दो, फिर जितने लोग पानी पीते रहेंगे गंगा का सबका कल्याण हो जाएगा, वहां से पानी में मिल गया ना। तो ये एक इफेक्ट आता है, मिलता है, बट जस्टिफाइड रेशियो आप कॉन्फिडेंस के साथ एक रीजनेबल रेशियो में रखोगे ना। अगर आपका वो रीजनेबिलिटी लॉस्ट हो गया, अब आप 10 साल से यूज कर रहे हो एक दुकान में भी सामान, और बाद में उस चीज को, रेयर मेडिसिन के खास में सबसे ज्यादा ये यूज होता है, अब आप उसको फिर वो खर्चा उतना एक्सपेंस नहीं कर सकते मंगाने के लिए, अब मिला मिला के आरएस मिला मिला के चलाए जा रहे हो, साल 2 साल के बाद यूज हुआ, पता चला कि अब साइकिल में सिर्फ आरएस ही आ गया, कितना डिस्पेंस होगा? बहुत सारे जगहों पे तो नहीं होता, हमारे वहां उधर एलेम्पोटेंसी भी बाहर फार्मेसी में भी लोग डिस्पेंस करते थे। अगेन, डिस्पेंसिंग एलेम्पोटेंसी इन फार्मेसी इज व्हाई इट गेट्स cost effective or it gets slightly costlier, because when you will procure the raw materials, अगर ये स्पेसिफिकेशन बहुत अच्छे से नहीं है वट एवर यू आर यूजिंग, then again the result will differ. उसके बाद डिस्पेंसिंग, अगर आप बाहर से करा रहे हो, आपने प्रिस्क्रिप्शन लिख लिया, को कहीं गया, and till now what I have observed, I have not found hardly except 1 or 2 company that they procure every medicine. And even I can say that not even exception 1 or 2, someone have something that it is not available with them. So those pharmacy which is nearby your clinic or patient's house, how much stock they have about the medicines and potency, especially the rare one? And then what he will prescribe? Sometimes you will write something in some way and they will serve in some way. खैर, ये एक छोटा छोटा सा एक पार्ट है। सो मेडिसिन का क्वालिटी ऑफ डेवलपमेंट, मेडिसिन का क्वालिटी ऑफ प्रिपरेशन, मेडिसिन का डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ अवेलेबिलिटी एंड मेडिसिन का प्रॉपर डिस्पेंसिंग, दिस इज द फर्स्ट, आई वुड से, obstacle that you must have to handle. You must have to take care. चलेगा? इतना ज्यादा तो नहीं हो गया?
नेक्स्ट इज ऑब्स्टेकल ऑन द पार्ट ऑफ पेशेंट। नेक्स्ट लाइन पेशेंट ही है ना? एनर्जी है सुनने का? यस सर। एक ही आवाज आ रहा है। यस सर। यस सर। चलो पेशेंट के पार्ट में कुछ कुछ चीजें हम बताएंगे। अभी आप में से किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन और XYZ की बात बताई, वो पार्ट में सबसे पहला देखो, पेशेंट एज ऑब्स्टेकल के पार्ट में दो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एटलीस्ट एक एस्पेक्ट को आज डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट डू यू थिंक द माइंड एंड डिस्पोजिशन ऑफ पेशेंट is playing any role in as an obstacle? Anyone? यस सर। बट हम तो इसको प्रिस्क्राइबिंग के लिए एज ए सिम्टम लेते हैं, तो फिर ऑब्स्टेकल कैसे हो गया? थोड़ा सा इंटरेक्ट करोगे, बाकी लोग भी, खास के जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप ज्यादा अच्छे से क्लियरली सीख पाओगे, क्योंकि जो हम बोलेंगे हम उसी को काटेंगे भी, और फिर आपकी तरफ से हम देखेंगे आप कितना उसको जस्टिफाई कर पाते हो, फिर हम अपना जस्टिफिकेशन देंगे। जो सिम्टम ऑफ माइंड है पेशेंट का, तो हम तो सिलेक्शन ऑफ रेमेडी के लिए लेते हैं, तो ये ऑब्स्टेकल कहाँ से आ जाएगा, कैसे हो जाएगा? जस्टिफाई नहीं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे ज्यादा पढ़ लिख के हम इसको नजरअंदाज करते हैं, और यही वजह होता है कि इतना अच्छा सा रिपोर्टरी निकाल के, इतना मेहनत करके रेपर्टराइज करके सिम्टम निकालते हैं, बट पेशेंट नहीं निकल पा रहा। Who will give the reply to this question? सर जैसे पेशेंट को उसके अकॉर्डिंग उसका परहेज, जैसे बोलते हैं ना, इसको आपको ये करना है 77 एफोरेंस के हिसाब से, तो उसको फॉलो करने के लिए बोला गया, लेकिन वो फॉलो कर ही नहीं रहा है। वो तो नेग्लिजेंस में आ जाएगा बेटा, वो अभी यहाँ पे नहीं आएगा। हम अभी सिर्फ पेशेंट के माइंड एंड डिस्पोजिशन की बात कर रहे हैं। अभी उसके एक्शन, लाइफ स्टाइल, इसके ऊपर तो बाद, वो सब तो उसका दूसरा पार्ट है, 27 में आएगा, वो बाद वाला सेक्शन में आएगा। अभी मतलब इसके बाद जो हम बताएंगे उस वाले ग्रुप में। आप जिसको मेंटल सिम्टम कहते हो, पहला क्वेश्चन है क्या ये ऑब्स्टेकल हो सकता है, हाँ या ना? और हाँ तो जस्टिफाई, ना तो बोलो, फिर उसके बाद हम बताएंगे। वो सर से एक लिमिटेशन के मतलब बाहर जाएगा तो। एनीवन एल्स? सर अगर हमें मेंटल सिम्टम मिलता है कोई पेशेंट में, और वो हम उस सिम्टम को कम्प्लीटली परसीव नहीं कर पाएंगे, तो सर हम उससे एक प्रॉपर टोटलिटी नहीं ले पाएंगे, और इसे हम फिर रिपर्टराइज भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सर वो एक कंप्लीट सिम्टम नहीं है, वो वेग सिम्टम है। तो सर अगर सिम्टम वेग है और हमें उसका क्लियर परसिवरेशन नहीं मिला है, तो सर वो एक लिमिटेशन है। और इफ हमें वो सिम्टम अच्छे से समझ में आया है और उसको हम लिंक कर पा रहे हैं और चीज़ों से, तो सर हम उसे तब यूज कर सकते हैं सर मेडिसिन को सिलेक्ट करने में। बेटा यहाँ पे ऑब्स्टेकल सिम्टम नहीं हुआ, ऑब्स्टेकल नॉलेज ऑफ फिजिशियन हो गया। यस सर। हम तो सर सिम्टम की बात कर रहे हैं। सर माइंड के सिम्टम्स करते हैं ऑब्स्टिकल, जैसे आजकल गूगल ही सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है। पेशेंट पहले से ही सब पढ़ के आते हैं अपना, और फिर आके वो दे वांट, मतलब सपोज कोई बहुत एंशियस रहता है पेशेंट फॉर हिज डिजीज, तो वो सब पहले पढ़ के आएगा अपना। आप उसको कितना भी ट्रीटमेंट दो, लेकिन उसको ज्यादा रहेगा कि मुझे डायग्नोसिस ही बताओ, मतलब क्योंकि उस पेशेंट का एप्टीट्यूड ही ऐसा है, उसको ही वांट्स टू नो द एग्जैक्ट नेम ऑफ द डिजीज। और मैं मतलब इस तरीके की जो एंजाइटीज वाले पेशेंट होते हैं, तो उनका ये
उनका ये इस वे ऑफ अप्रोच ही बहुत ट्रीटमेंट में ऑब्स्टिकल बन जाता है। मतलब मैं समझा नहीं पा रही हूँ अच्छे से, बट मैं आपका सवाल समझ रही हूँ। ये होते हैं अलग अलग पेशेंट। वो सबसे कॉमन तो मैंने यही देखा है कि मुझे हुआ क्या है, अब मेरा जो डिजीज है इसका ट्रीटमेंट है कि नहीं। अब हम उन्हें क्या बताएं कि हमें डिजीज से तो मतलब ही नहीं है, मतलब है, बट हमारा मेन कंसर्न और चीजों पे भी होता है, टोटालिटी जैसे हम जिन चीजों को लेते हैं। फिर उसमें सपोज आपने कभी पेशेंट से पूछ लिया कि सपोज हम फिजिकल जनरल स्पेशली जब ले रहे होते हैं, या कुछ हम इनर कोर क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं, तो उन्हें लगने लगता है कि ये उनके साथ कोई प्रॉब्लम है। तो वो कहते हैं अच्छा मेरे साथ ये क्या कोई प्रॉब्लम हो गई है, अगर मैं ऐसे सोता हूँ या मैं ऐसे खाता हूँ या मुझे ये ज्यादा पसंद है। तो इस टाइप की थिंकिंग्स कई बार ऑब्स्टिकल बनती है, तो उसको लेके पेशेंट बहुत ये worried। थोड़ा सा डाइवर्ट कर गया टॉपिक, हम फिर वापस आ जाते हैं, इसको कभी डिस्कस कर लेंगे फिर से। ये जो डिफरेंस फेसेस हैं पेशेंट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दैट नीड्स टू एजुकेट योर पेशेंट। इसको जब हम यस सर, बट स्पेशली केस टेकिंग वाला पार्ट जब बताएंगे ना, तो वहां इस यस तरह का सर, बात रखोगे, इसको हम अच्छे से एलेबोरेट करेंगे। अभी हम फिर टॉपिक से भटकना नहीं चाहते, ये एग्जैक्टली हुआ नहीं प्रॉपरली। अच्छा चलो हम और नहीं, थोड़ा सा बताओ, ये वाली बात जो हम कह रहे हैं, ये सिर्फ हम कह रहे हैं या हनीमैन ने भी कहा है? क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा तार खुलेगा, अगर हनीमैन ने कहा है तो कहीं ना कहीं ब्लैक एंड व्हाइट पे होगा। Those who have passed BHMS, I request them to kindly share your knowledge with me. Don't feel any type of hesitation. We all are here to learn from each other. सर जैसे कि पेशेंट की सेंसिटिविटी है, जो अगर आप उसका मेंटल हो ज्यादा सेंसिटिव हुआ तो भी ऑब्स्ट्रक्शन है, और जरा भी सेंसिटिव नहीं है तो भी उसके लिए ऑब्स्ट्रक्शन है। जैसे कि फिजिकल में देखने मिलता है, अगर गांव के कोई आदमी है उसको मेडिसिन दी जाए और शहर को कोई आदमी को मेडिसिन दी जाए, तो मतलब वो सेंसिटिव कितना है उस एनवायरनमेंट में, वो भी ऑब्स्ट्रक्शन बन सकता है। ये उसका सोशियो कल्चरल या डेवलपमेंटल फैक्टर है। तो मेंटल सिम्टम और मेंटल कंडीशन में विकल्प हो सकता है। मेंटल कंडीशन क्या है? चलो अभी तो अब ये बता दो कि क्या हनीमैन ने ऐसी कहीं बात कही है कि नहीं। देखो मेरी आदत है, हम पढ़ाते हैं 3, बट इसको रेफर हो सकता है 13 से 33 से 73 से कहीं से भी कर सकते हैं, और यही ऑर्गेनन को समझने का तरीका है। So I want to know whether Hahnemann has any point of time said some indication regarding this what I am going to say. नहीं पता सर। सर जो इंटॉलरेंट और हाइपोकॉन्ड्रियक पेशेंट्स के बारे में डॉक्टर हार्मन ने बात की है, तो वो तो बात की है केस टेकिंग में करने के लिए कहा है, वो तो ऑब्स्टेकल थोड़ी है, उसको तो पता है उसको कैसे डील करोगे। वो डिफिकल्टी है बट नॉट ऑब्स्टेकल, क्योंकि वैसे केस से सिम्टम लेना डिफिकल्टी होती है थोड़ी, वहां पे एक टेक्निक है, उसको करो। चलो अभी आप सभी के पास टेक्स्ट बुक है ऑर्गेनन की? जी सर। किसके किसके पास है? एक बार यस लिखो तो चैट में यस देखिए। सर। आज थोड़ा सा वन 2 3 4 5 6 7 यस ये आए अभी तक। ये 7 सुर होते हैं, इसी वजह से तो नहीं सिर्फ 7 ही होंगे। चलो थैंक यू फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन। एफोरिज्म नंबर 208 खोलो सब लोग जल्दी जल्दी।
एफ्रोजम नंबर 208 Yes, sir. बोल लिया? हाँ, ऊपर का 3 लाइन छोड़ दो। In like manner, हाँ, इन लाइक मैनर से the state पढ़ना of शुरू his करो। disposition and mind must be attended to learn whether that presents any obstacle to the treatment or एक मिनट, वेदर whether that per- that presents any obstacle to the treatment, दैट मतलब किसकी बात कर रहा है? फिर से करो, इन लाइक मैनर। state of his disposition and mind हाँ, फिर से। must be attended to learn whether that presents any obstacle to the treatment. फिर से बाकी लोग जिसके पास किताब है वो भी एक बार पढ़ो इसको जोर से, माइक In ऑन like करके। manner, in like manner, the state of his disposition and mind must be attended to learn whether that present any obstacle to the treatment or require to be directed, encouraged, or modified. 2 लोगों ने पढ़ा, तीसरा 7 लोगों ने यस बोला है अभी। और हम बार In बार like पढ़वाना manner, इसलिए चाह रहे हैं ताकि फिर ये चीज दोबारा दिमाग से कभी बाहर नहीं जाएगा। हाँ, पढ़ो। in like manner, the state of his disposition and mind हाँ, must be attended to learn whether that presents any obstacle to the treatment or requires to be directed, encouraged, or modified. चलो, इसको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे जब हम एफ्रोजम 208 पढ़ाएंगे। तो आज अभी आप लोग सभी लोग जो वर्ड ऑब्स्टेकल लिखा है उसको सर्कल कर लो। कर लिया? यस सर। अब जहां पे ये ऑब्स्टेकल को सर्कल किया है यहाँ पे आप डैश देके लिख लो साइड में एफ्रोजम के बाहर, एफ्रोजम नंबर 3। लिख लिया? यस सर। और Yes, एफ्रोजम sir. नंबर 3 के पास चले जाओ और वहां जहां ऑब्स्टेकल लिखा हुआ है वहां पे एक जगह लिखो 208। लिख लिया? Yes, sir. चलो, अब चौथा कौन पढ़ने जा रहा है इसको? फोर्थ वन। In like manner, the state of its disposition and mind must be attended to learn Disposition and what mind must be attended to learn whether that presents any segment or requires to be directed, encouraged, or modified. चलो, याद रखने के लिए इतना काफी है या और 2-3 से पढ़वाया जाए? काफी है सर। काफी है। तो अब यहाँ पे हम आपको एक छोटा सा टास्क देके जा रहे हैं और अभी इसमें और भी है, बताएंगे, बट अभी उसको बताएंगे अब इसके पार्ट में, क्योंकि थोड़ा सा समझते चलो। अब ये टास्क ये है कि टिल नाउ यू हैव स्टडीड दैट मेंटल सिम्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू पार्टिकुलर एंड फिजिकल जनरल। हाँ या ना? Yes, sir. And they are most important for prescription. तो हम तो उसको बेसिस पे दवाई देते हैं, फिर ये ऑब्स्टेकल कैसे हो गया? सर क्योंकि हर मेंटल सिम्टम पे प्रिस्क्रिप्शन नहीं होती,
कुछ को आपको सिर्फ काउंसिल करके या डायरेक्ट, जैसे डॉक्टर आने ने लिखा है कि वो एंकरेज करो, मॉडिफाई करो, मॉरल रेमेडी की तरह उसको ट्रीटमेंट करो। मेरा अगला सवाल यही था, मोरल रेमेडी ही पूछने वाले थे। चलो इस अब अगले वीक, बिकॉज उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा एक्सप्लेनेशन करने में, कॉलेज ही 1.5 घंटा निकल गया है। मोरल रेमेडी के बारे में इसको हम अगली क्लास में करेंगे। अभी आपसे सिर्फ यही कहेंगे कि जस्टिफाई करो अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा सोच के, कि 2-4 एग्जाम्पल ऑफ अच्छा सा मेंटल सिम्टम निकाल के रखना डिस्पोजिशन का, जिसमें से किसी एक सिम्टम के बेसिस पे आप जस्टिफाई कर सकते हो कि इन दिस कंडीशन वी विल टेक इट एज ए प्रिस्क्रिप्शन सिम्टम और वी विल टेक इट एज ए ऑब्स्टेकल और फॉर मैनेजमेंट। हैव यू अंडरस्टैंड माय क्वेश्चन? यस सर। बाकी लोग यस सर। एक बार फिर से Yes. यस लिख दो So चैट please में। repeat the question. बिल्कुल रिपीट करेंगे। कोई अपने पसंद का 1-2 ऐसा रूब्रिक देख लो जिसके अकॉर्डिंग आप हमको समझा सको कि इस कंडीशन में यही रूब्रिक, यही सिम्टम सिलेक्शन ऑफ रेमेडी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, और यही सिम्टम, यही रूब्रिक्स यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ रेमेडी में नहीं आएगा, बल्कि ये एज एन ऑब्स्टेकल है, इसको मैनेजमेंट के लिए रखना पड़ेगा। मतलब ऑब्स्टेकल इज ऑलवेज टू बी मैनेज्ड, ये बात तो क्लियर है ना? यस सर। जब भी वो ऑब्स्टेकल है इसका मतलब इसको मैनेज करना पड़ेगा। जब ऑब्स्टेकल नहीं है तो इंपॉर्टेंट सिम्टम है, उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन में जाएगा। सो कोई भी अपने पसंद का 1-2 रूब्रिक, एक रूब्रिक भी एटलीस्ट आप सर्च करने की कोशिश करो, सिचुएशन को देखने की कोशिश करो। ये टास्क को आप एक बर्डन के लिए मत लेना, क्योंकि ये पार्ट देखो, हम फिर वही कहेंगे, हम मैदान में अगर उतरेंगे तो उससे हमारा बैटिंग प्रैक्टिस होगा। हम चाहते हैं कि आप सभी ओपनर बैट्समैन बनो, तो सभी को मैदान में उतरना पड़ेगा, ठीक है? इसलिए 1 हफ्ते का टाइम है, टेक योर टाइम, सर्च, इमेजिन, गिव मी द कंडीशंस। तो हम इसको अगली क्लास में थोड़ा सा पहले डिस्कस करेंगे, और कोशिश करना कि आप एटलीस्ट आज हो, या जो लोग भी अभी वीडियो देखेंगे इस वीक, अगली क्लास से पहले इसको थोड़ा सा वर्कआउट कर लें। बिकॉज देखो, ऐसे ही आप प्रैक्टिकली मेरे साथ आप उतर पाओगे फील्ड में, फिर आप उसको यूटिलाइज कर पाओगे। किसी को अभी भी डाउट है क्वेश्चन में तो अभी क्लियर कर लो, आगे भी डाउट हो तो व्हाट्सएप कर सकते हो हमको, बट अगले वीक प्रिपेयर जरूर रहो। ओके ओके सर। इसका जवाब अच्छे सर। से निकाल के डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के लिए। सर। हाँ सर, जैसे आप मैंने बताया हाइपोफाइसिन, सर कौन कितने पोटेंशियम सर यूज करते हैं आप? जैसे हाइपोफाइसिन हम ज्यादातर 32, 200, 202 यूज करते हैं। अच्छा सर, हम लोग एक लिस्ट बनवा देंगे क्या ऐसे सर, जो लोअर पोटेंशियल बोले कि कौन सा यूज में आता है और हायर में, प्रैक्टिकली के लिए हम लोग इसे अपने लिए रख ले, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस हो गया, हम लोग अभी न्यू में जाएंगे तो उस लोग बेनिफिट होगा प्रैक्टिकल लाइफ में। बता देंगे, दवाई प्रोक्योर कर पाओगे ना? चलो उसका भी सोर्स बता देंगे। कुछ कुछ नाम हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं लेना चाहते, मैसेज में हो जाएगा सर हम आप लोग के। पर्सनली बात करोगे तो वहाँ पे हम बता देंगे कि किस तरह का पोटेंसी कहाँ से आप प्रोक्योर करोगे, ठीक है? ठीक है सर। पब्लिकली किसी का नाम हाईलाइट करना, बदनाम करना अच्छी बात नहीं है। हाँ सर। ठीक, ओके, थैंक यू सर।